इससे कोई शिवराज सरकार को फायदा पहुंचेगा? इतना फायदा पहुंचेगा कि शिवराज सरकार बना सकते हैं, या फिर इसमें कांग्रेस लीड कर लेगी, जो वैसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम और इस कर्ज माफी के मुद्दों को लेकर मुखर उठेगी? देखिए निहारिका जी, साफ है, चुनावी साल है, चुनावी साल का ये पहला ही बजट है और इस बजट में कहीं ना कहीं सरकार ने वो सब प्रावधान किए हैं कि सरकार जब जनता के बीच में जाए तो ये बता सके कि जनता के हित में उसने क्या निर्णय लिए हैं और आने वाले एक साल में उसका क्या पूरा रोड मैप है, ताकि जनता को ये लगे कि जो सरकार पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रही है और उस 15 साल में शिवराज सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार घेर रहा है। विपक्ष इसलिए घेर रहा है कि अभी जब कल आर्थिक सर्वे पेश हुआ था तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अगला बजट जो होगा वो कांग्रेस पेश करेगी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक एक एनर्जी दिखाई देती है कि हो सकता है कि 2023 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखेगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बात कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं इसको योजनाएं लगातार लेके आ रही है। वो जनता की योजनाएं हो, चाहे युवाओं की योजनाएं हो, चाहे बेरोजगार, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हालांकि बिल्कुल साफ, जैसा आपने कहा कि जो पेंशन स्कीम है, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है, तो अब उम्मीद ये भी थी कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पेंशन स्कीम की बात करेगी, लेकिन ये डिसीजन कहीं ना कहीं नेशनल लेवल से होना है। वो जब बीजेपी राष्ट्रीय बीजेपी उस पर तय करेगी या सरकार तय करेगी, मोदी सरकार तय करेगी, तब उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारें उस पर मुहर लगाएंगी या उसको आगे बढ़ाएंगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार ने अपने बजट में इस सब चीजों का प्रावधान किया है, किसानों की बात भी की है, बेरोजगारों की बात भी की है, युवाओं की बात भी की है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो जनता के बीच में भी जाएगी कि हमने लगातार मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लगातार सरकार इस बात को कहती आई है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रही है इस बार के बजट में, क्योंकि अब सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि टैक्सेस सिर्फ उनके पास वैट है, वो भी पेट्रोलियम पदार्थों में वैट है, और सब जगह जीएसटी लागू होता है, जो केंद्र सरकार लागू करती है वो यहाँ पे फॉलो होता है। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने बेटर जो टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छे से किए हुए हैं, टैक्स कलेक्शन कई सालों की अपेक्षा लगातार बेहतर हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं चुनावी साल में एक लोक लुभावन बजट लेके आई है। इस बजट में वो ग्रामीण सेक्टर को जोड़ रही है, दलित वर्ग को जोड़ रही है, और जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात कर रही है। जी ठीक है आकाश जी, ये जो बजट है 3,14,025 करोड़ का है। 3,14,025 करोड़ का ये बजट है। अगर मैं योजनाओं की बात कर ले, देखिए भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना 710 करोड़, मुख्यमंत्री की सनराइज स्कूल की योजना 3,230 करोड़, 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान है, 200 युवाओं को जापान भेजने का प्रावधान है, 105 नए रेलवे ब्रिज बनाने हैं, 25 मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए 400 करोड़ अलॉट है, सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़ है। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है 2 साल में 17,000 टीचर्स की को भर्ती कर रहे हैं, सीएम लाडली बहन योजना के लिए 7,000 करोड़ दे रहे हैं, भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना को 710 करोड़, तो इतने करोड़ दे रहे हैं जिसका टोटल है 3,14,025 करोड़। लेकिन अगर मैं कर्ज की बात करूं तो उतने बराबर का कर्ज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट पर है। ये बजट आपके हिसाब से मैथमेटिकली सही है? देखिए निहारिका जी, हर बजट के दो हिस्से होते हैं। पहला आता है एक्सपेंडिचर एंड एलोकेशन। Now, firstly, I'll talk about expenditure and allocation. If we talk about expenditure, allocation, I think it's a wonderful budget because each and every section of the society is addressed. चाहे वो हमारे किसान भाई हो, या तीर्थ यात्रियों के लिए प्रावधान हो, या टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो, या हमारी बेटियों के लिए जो है एजुकेशन, विच इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी तब वो घर की इकोनॉमी में भी ऐड करेंगी, एमपी की इकोनॉमी में ऐड करेंगी, देश की इकोनॉमी में ऐड करेंगी, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात हो, या अब और कई तरह के एलोकेशन हैं, कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई ग्रोथ स्कीम्स हैं। तो आई थिंक वहां जो है 100 में से 100 नंबर दूंगा मैं। शिवराज सिंह चौहान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इतना बढ़िया बजट बनाया है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया, हर वर्ग को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, particularly in those times when initially we had 2 years of corona. Now followed by 2 years of corona, we had a huge Russia-Ukraine war, which had the impact on entire world.
नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली एमपी, बिकॉज सब जगह इंपैक्ट आया है। आज भी अगर आपको करंट डेटा दूं, जीडीपी ग्रोथ जो है देश की, वो तीसरे क्वार्टर में कम आई है। आप तो फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पे भी आएगा। तो ऐसे समय में जब ग्लोबल रिसेशन चल रही है और कहीं ना कहीं उसका कुछ इंपैक्ट हिंदुस्तान पे या हमारे मध्य प्रदेश पे भी है, तो उसमें वेलफेयर के एंगल से बहुत अच्छा काम किया गया है, ग्रोथ के एंगल से अच्छा काम किया गया है। अब आ जाता है दूसरा काम, आपके पास पैसा कहां से आएगा? बिकॉज जब हम बजट की बात करते हैं, पैसे का काम तो होगा पैसे से। वहां मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए एमपी गवर्नमेंट से कि वेयर वुड दे गेट सो मच ऑफ फंड्स फ्रॉम। बिकॉज देखिए, डेट डेट में क्या होता है, डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डेट सर्विसिंग। आम भाषा में मेरे दर्शकों को बताऊं कि जो आपने कर्जा ले रखा है उसके ऊपर ब्याज, अब अगर कर्जा बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर जो ब्याज आपने देना है वो आपकी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म कर देता है। तब आपके पास वेलफेयर और ग्रोथ के लिए उतना पैसा नहीं बचता। दूसरी बात आ जाती है डेफिसिट। डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, सरकारी घाटा, यानी कि सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा। जैसे आपका घर का एक सिंपल जो है, दर्शकों को बता दूं, घर पे 70,000 रुपये आपकी आमदनी आ रही है हर सोर्स से, लेकिन खर्चा हो रहा है घर का 80,000 85,000, तो वो डेफिसिट हो गया 10 या 15,000। तो वो डेफिसिट को कैसे पाटा जाएगा? तो अब न्यू टैक्सेस की बात हो नहीं रही है, ऑलरेडी जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारे सामने है। तो मैं, अगर एमपी गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता हमारे साथ, मैं उनसे ये समझना चाहूंगा कि मुझे हार्ड नंबर्स दिए जाएं, टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी, कहां कहां से टैक्स ज्यादा आएगा, कहां कहां से इनकम बढ़ेगी। बिकॉज आपने प्लान बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत जरूरी चीज है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। क्या आपके पास सोर्सेज है, क्या आपने प्लानिंग की हुई है, क्या आपने फंड फ्लो प्लान किया है कि यहां से पैसा आएगा जिससे ये अच्छी चीजें की जाएंगी। तो वहां पे जो है मेरे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं। आपसे पहले भी एक चैनल पे मैंने शो किया है, बीजेपी के एक मित्र भी थे हमारे पास, तो मैंने उनसे भी नंबर्स मांगे थे कि अगर मुझे नंबर्स दे सकें तो वो डेटा दिया जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा, मैं मानता हूं कि आज नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार अच्छा काम कर रही है, एमपी की सरकार भी अच्छा काम कर रही है शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में। और जहां तक जो महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एक ग्लोबल फिनोमिना है, जो यूएस में भी हुआ, ये यूके में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान में या उसका कुछ ना लेकिन कुछ इम्पैक्ट एमपी में भी आना है। आकाश जी, वैट जस्ट 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 सरकार जस्ट एक 10 तरफ सेकंड चीजों बोल। को डिजिटलाइज और पेपरलेस करने में जो ध्यान डाइवर्ट कर रही है, जो सबसे ज्यादा मुद्दा है कि हम चीजों को ई दिशा में परिवर्तित कर दें, तो क्या ये जो पेपर वर्क है या फिर जो टीडीएस अकाउंटिंग वर्क है, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उसको कम करने में कारगर साबित होगा? देखिए, पेपरलेस बजट है, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब जहां तक है डॉक्यूमेंटेशन की बात, देखिए टैक्स फाइलिंग तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं है। टैक्स फाइलिंग में दो टैक्सेस आ जाते हैं जो आम आदमी को फाइल करना होता है। इनकम टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जीएसटी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि जीएसटी काउंसिल में स्टेट भी जो है मेंबर है, तो जीएसटी के जब दरें निर्धारित होती हैं, रेट फिक्स होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी वोट होते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट की से नहीं है। 67% जी। वोट सेंटर के होते हैं, 33% स्टेट्स के होते हैं। बट ठीक है, पेपर वर्क कम किया जा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी कम की जा रही है। और आज की तारीख में ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, मोदी साहब की सरकार और खास और एमपी में भी जो है, कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एमपी ने एक और अच्छा काम किया है, इन्वेस्टर्स को भी इन्वाइट किया गया है। इन्वेस्टर को इन्वाइट किए करने के लिए बड़ा इवेंट भी किया गया, और अगर इन्वेस्टर्स आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, अच्छी चीज जो एमपी के लोगों के लिए है, G20 is a huge iconic phenomenal event which our country is going to host, and MP is going to be a very important part of that. Now, what does G20 means? Heads of 20 top nations would meet together, and we'll get a very good opportunity to showcase India and MP so that people can come and invest here. Heads of many of the Fortune 500 companies would be there. बहुत से विदेशी कंपनियों के जो हैं टॉप बॉस आएंगे, तो उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट आ सकती है। फिर टूरिज्म बढ़ सकता है, और हमारे मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत खजाना है। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। होटल सेक्टर, रेस्टोरेंट सेक्टर, कैब ड्राइवर, सोवेनियर जी। शॉप्स, सो मेनी जी। पीपल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये अच्छी चीजें हैं। बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हैव हार्ड नंबर्स। मुझे हार्ड नंबर्स चाहिए कि जीएसडीपी में इससे कितना इंक्रीमेंट होगा, पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीमेंट होगा। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था इनका, कुछ नंबर्स थे कल तक के,
कि क्या होगा, और टैक्सेशन जो है, कलेक्शन कैसे बढ़ेगी, बुआयंसी, मतलब सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि कहां से आपके पास इतना पैसा आएगा जो ये आप सारा कुछ करेंगे, और कैसे आपका डेफिसिट इस लेवल पे मैनेज होगा। ये मेरा एक प्रश्न है। अगर कोई एमपी बीजेपी से इसका आंसर दे सकता है या आप ले सकते हैं तो आई बी थैंकफुल। आंसर्स तो हमें भी चाहिए, क्योंकि अजय निगम जी हमारे साथ जुड़े, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अजय जी, मैं जानना चाहूंगी, हमारे मार्केट बिजनेस एक्सपर्ट है आकाश जिंदल, अगर इस बजट को बहुत अच्छा मान रहे हैं, कुछ नंबर्स सुने, हार्ड नंबर्स चाहिए, लेकिन अगर इस बजट को अच्छा मान रहे हैं, तो ये बजट इस 20 साल के बाद आखिरी साल में, चुनावी साल में ही क्यों आया? और जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, नवंबर अपने आप आ जाएगा, तो क्या ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट बजट की कैटेगरी में आप इसको डाल रहे हैं? देखिए, कल जो आर्थिक सर्वे आया था ना, तो उसमें ये बताया गया था कि औद्योगिक विकास दर जो है 2001 और 2002 में 0.6% थी, जो कि 2022 और 23 में 24% हो गई। अब जब औद्योगिक विकास दर बढ़ेगी, तो जो अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा जब औद्योगिक विकास दर बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लोग जो टैक्स बने, जो जीएसटी है वो भी बढ़ेगा। और वो न केवल टैक्सेस के मामले से, यदि पेट्रोलियम पदार्थ है, क्योंकि आवागमन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, तो उससे भी लोगों को जो सरकार का खजाना है वो भी थोड़ा सा भरेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के ऊपर एक ज्यादा से ज्यादा ऋण बढ़ रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सरकार ये बार बार ये कह रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है। सरकार लगातार इस बात को रख रही है कि हमने जो भी पैसा उधार में लिया हुआ है, जो हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश को हम यदि पूरे मध्य प्रदेश को हम देखें, तो लगातार सड़कों का जाल अच्छा खासा बिछ रहा है। अभी मैं आपको हाल में बताऊं कि मैं झाबुआ के पास धार जिला है, और धार जिले के पास मैं बड़नगर गया था। बड़नगर के पास एक बदनावर है, वहां के लोग किसान जो है स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जहां पे अभी तक टमाटर या मिर्च की खेती होती थी, वहां लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जो अमरूद आपको दिल्ली शहर में बड़े बड़े मिलते हैं, वो लगता है कि वो बड़े देसी अमरूद नहीं है, फॉरेन के अमरूद हैं, वो अमरूद वहां पे उगा रहे हैं। जो टमाटर अपन देखते हैं वो छोटे छोटे से बड़े, यहाँ के लैंग्वेज में, मध्य प्रदेश की लैंग्वेज में उसको टमाटरी कहते हैं, वो लोग अच्छे से टमाटर उगाने लगे। उनके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। किसान कहीं ना कहीं, जो सरकार का वादा है, सरकार ने जो कहा है कि किसान को परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ना पड़ेगा, और वो जो किसान उसको छोड़ रहे हैं तो उनको लाभ का धंधा भी बन रहा है। तो लगातार सरकार तो प्रयास कर रही है, सरकार किसानों के लिए बिजली भी उपलब्ध करा रही है, 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। सरकार कहीं ना कहीं लोगों तक एक लेकिन बड़े जो सरकार के रोडों लिए का आपको नहीं जाल है। लगता है कि, इस पर मैं आकाश जी से फीडबैक लूंगी, कि लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता है कि बजट पेश होने से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग की फट्टी सारे चैनल्स में चली है कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए दाम कर दिया? तो जितना भी सरकार ने वैसे भी मेहनत की, वैसे भी आम आदमी का घर तो प्रभावित हो गया ना। देखिए, नेशनलिज्म पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रवाद पे चुनाव का कैंपेन अच्छा लगता है, पोलराइजेशन एक रीति बन गई है, लेकिन असल में जनता इतनी स्मार्ट हो गई है कि अब वोट तो वो बिजली, सड़क, पानी और उनका घर का सिलेंडर से लेकर बेरोजगारी और उनके जेब में कितना बचा उस पर वोट करें। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं निहारिका जी। देखिए, जो 2003 का चुनाव था, जब उमा भारती ने चुनाव लड़ा था, तो इसी मुद्दे पर लड़ा था। बीएसपी उन्होंने दिया था, सड़क, बिजली और पानी, इस मुद्दे पे ही लड़ा था, क्योंकि उसमें दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और प्रदेश में बिजली की भी हालत खराब थी, सड़क की भी हालत खराब थी। उसके चलते लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई। तब से आज तक लगातार बीजेपी की सरकार है। बीच में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने काम किया, लेकिन हम सबको मालूम है कि 15 में जितना अच्छा काम किया कि कहीं ना कहीं पार्टी आपस में ही टूट गई, वो पार्टी दो पार्ट में बट गई, और वो अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसने बीजेपी ने जी इसका जी। फायदा उठाया। अब बीजेपी उस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा ही नहीं रही है। क्योंकि इस पिछले 3 साल को आप देखिए, तो पिछले 3 साल में कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा जो कि कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया हो और कहा हो कि जनता, हम इस मुद्दे को लेके सड़क पे उतरेंगे, सिर्फ हवा हवाई की बात हुई, सड़कों पे उतर गए, लोगों की बात कर दी ना। यदि किसी जगह पे सड़क नहीं है, तो उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब तक सड़क पे नहीं उतरी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ, ठीक है कमलनाथ है, वो मैनेज कर रहे हैं, पर सभी जो अलग अलग क्षेत्र है उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन जी जी। बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पे, अपने बजट के आधार पे, और बीजेपी
पूरे तरीके से सत्ता और संगठन दोनों में तालमेल बैठाकर इस बजट को लेके आइए। अब इस बजट में जो जो प्रावधान किए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर भी है, कैसे भी बेरोजगारों को रोजगार देना, क्योंकि देखिए हर चीज महंगी हो रही है। सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं कर सकते आप, तो सिलेंडर महंगा हो तो रसोई महंगी हो जाएगी, कहीं ना कहीं पूरा खाना महंगा हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी चीजों पे भी देखने को मिलेगा। आकाश जी, मेरे पास बस प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना है। जाते जाते आकाश जी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, 3 कैटेगरी है उसमें आप इस महा बजट को कैसे रेट करेंगे? क्या आपकी नजर में पॉपुलस बजट है, स्मार्ट बजट है, या फिर नॉर्मल बीगर सो एवरेज बजट है? मैं जनता के जो घर में ये फायदा पहुंचाने वाले टर्म्स में आपसे बात कि मुझे आपके घर को फायदा, मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्मार्ट बजट है। मध्य प्रदेश के आम निवासी को इससे बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के आम निवासी को, किसानों को, हमारी बेटियों को, आम निवासी को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। बट स्मार्ट बजट के साथ साथ स्टिल मेरी कुछ चीजें हैं जो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इसमें अगर डीजल में वैट कम कर दिया जाता तो किसान भाइयों का और फायदा हो सकता था। वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। साथ ही साथ हमारी बहनें जो गृहिणियां हैं उनके लिए इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। हालांकि इन्फ्लेशन में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम दोष नहीं डाल सकते, वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण है, लेकिन रिलीफ तो वो गवर्नमेंट से ही मांगेगी। तो डीजल प्राइस अगर कम कर दिए जाते तो जो है उससे और फायदा हो जाता। दूसरा, जो हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, वो 2022-23 तक के जो नंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी टैक्सेस में रिफ्लेक्ट कर चुके हैं, उसके हिसाब से तो टैक्सेस आ चुके हैं। मैं इस साल की बात कर रहा हूं कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा। इस पे अगर एमपी गवर्नमेंट से हमें क्लैरिफिकेशन मिल सकता है तो अच्छा है। अदरवाइज शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने बढ़िया बजट दिया है। जो उनके सर्कमस्टांसेस थे, जो कुछ उनके पास अवेलेबल था, उन सर्कमस्टांसेस को जो है वो जो अवेलेबल चीजें थी उनको अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बजट। उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा बजट। इमोशनल व्यूअर्स हैं उनके लिए बढ़िया बजट है। जो आम आदमी है, जो फिगर्स देख रहा है, सुन रहा है, उसके लिए बढ़िया बजट है। लेकिन आपके जैसे अर्थशास्त्री और थोड़ा सा जो और प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, उनके लिए इस बजट को लेकर कुछ सवाल भी हैं। वो प्रैक्टिकल सवाल है, वो जायज है। और मैं उम्मीद करते हैं कि आगे की जो सरकारें बजट बनाए, कुछ ऐसे सिस्टम बन जाए कि आपके जैसे जो अर्थशास्त्री हैं या जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेकर थोड़ा इस बजट को कैसे पॉपुलिस्ट और पॉलिटिसाइज ना करके इको फ्रेंडली और इसके साथ साथ पब्लिक फ्रेंडली ज्यादा बनाया जाए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।